ये जो सारा खेल आधुनिक अर्थशास्त्र का रचा है, ये जो आधुनिक अर्थशास्त्र ही उसको कह लें हम, मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट है, ये जिस पर आधारित है, पहले मैं वो बात आप पर जिसको पूंजी कहते हैं, मैं जरा उसका स्पष्टीकरण कर दूं कि ये आती कहां से है, ये शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि सारी व्यवस्था वहीं से चलती है। जब तक इस दुनिया में जरूरत की चीजें पैदा की जाती थीं और जरूरत के हिसाब से अदला बदली की जाती थी, तब तक ये बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं था। ये जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रुपया इधर जाता है उधर जाता है, ये डॉलर का है ये उसका है, ये इतना खर्च कर दिया, ये इतना बजट किया था, ये बैंक को इतना रुपया था, इसने इतना कर्जा कैसे दे दिया, मतलब ये जो चीजें कॉम्प्लिकेशन की हमें समझ में नहीं आती, इसके पीछे का तत्व क्या है। दुनिया जब बनी थी ये, तो कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब एक ही जैसे थे। भगवान ने जो नेचुरल रिसोर्सेज दिए वो सबके लिए बराबर थे, सबके पास थे, जिसको जितनी जरूरत थी उतना लेता था। अब मेरे यहां मान लीजिए आम का पेड़ लगा है, आपके यहां नींबू का पेड़ लगा है, मुझे नींबू चाहिए, आपको आम चाहिए, तो ठीक है ले लेंगे। उसमें कोई अमीरी गरीबी की बात थोड़ी थी, क्योंकि पूंजी नहीं थी। ये पूंजी कहां से आई? क्योंकि भगवान ने तो नहीं बनाई, ये तो आदमी का क्रिएशन है, मनुष्य ने बनाया है। तो आप ऐसे समझिए इसको कि ये जो बार्टर का सिस्टम था, जिसमें वस्तुओं की अदला बदली थी, ये जो उसकी कहानी है वो कुछ ऐसी है। कहते हैं कि जब बार्टर में दिक्कत होने लगी, मतलब हमारी जरूरतें बढ़ने लगी, हम आसपास के परिवेश के बजाय दूर पर निर्भर करने लगे, तो फिर ये शुरू हुआ कि इसको एक्सचेंज की प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपके पास बकरी है, मेरे पास आलू, और मैं शाकाहारी हूं, आपको आलू चाहिए और मुझे बकरी नहीं चाहिए, तो फिर समस्या आ गई कि जिसको बकरी चाहिए, फिर जो मुझे कुछ चाहिए उसके बदले में कुछ वो अगर दे तो फिर वो आके मुझसे एक्सचेंज करे। मतलब चीजों के बढ़ने से हमारी उपयोगिता, बहुत सी चीजों के बढ़ने के कारण फिर एक्सचेंज में जब प्रॉब्लम आई तो फिर मनी क्रिएट हुई। और वो मनी कैसी थी कि पहले प्रीसियस स्टोन्स आए, बहुमूल्य पत्थर, फिर आया ये सोना चांदी, प्रीसियस मेटल्स। अब इसमें देखिए कैसे पूंजी बनती है। थोड़ा सा एक बात और आपको बता दूं शुरुआत करने के लिए, वरना बाद में दिक्कत आएगी, कि किसी वस्तु की कीमत एक निश्चित उतनी ही क्यों होती। जैसे ये पेन है, ये 10 रुपए का ही क्यों मिलता है, ये इसका पीछे सिद्धांत क्या है, वो बाकी के जो मैथमेटिक्स है उसमें नहीं जाता मैं केवल सिद्धांत बता रहा हूं आपको। ये पेन 10 रुपए का ही क्यों मिलता है, ये साबुन आपको इतने रुपए क्यों मिलता है, ये बाकी की चीज इतने रुपए की ही क्यों मिलती है, इसके पीछे का थियरी है। जैसे सोने की कीमत इतनी क्यों, हीरे की कितनी कीमत क्यों। तो कीमत जो तय होती है वो दो चीजों से, उसमें यूज वैल्यू कितनी है और दूसरा उसको पाने के लिए, मतलब स्कैर्सिटी कितनी है उसमें, उसको पाना कितना मुश्किल है। ये दो चीजें हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि एयर जो है, हवा जो है, ऑक्सीजन जो है, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, नहीं मिले तो मर जाएंगे, लेकिन स्कैर्सिटी नहीं है, हाँ? तो वो ऐसे मिलती है। तो किसी वस्तु की कीमत में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। एक तो ये कि उसकी स्कैर्सिटी कितनी है। अब सोना को खोजने में कितना लेबर लगता है, टनों टनों मिट्टी जब छानते हैं, धोते हैं, तब कहीं थोड़ा सा सोना मिलता है। मेरे कहने का सिद्धांत रूप से मतलब इतना है, बहुत लंबी बात हो जाएगी, कि जितना जिस वस्तु में लेबर एम्बॉडीड है, जितना श्रम लगा है उसमें, उतनी उसकी कीमत होगी। यह सिद्धांत है। मैं आपको केवल सिद्धांत बता रहा हूं, व्यवहार में बाद में बताऊं। जितना लेबर लगा है उसमें, उस चीज को प्राप्त करने में जितना श्रम लगा है, क्योंकि पूंजी बनी नहीं है कहीं से, पूंजी आई ही नहीं कहीं से, उस वस्तु की उतनी कीमत होगी। जैसे हीरा है, उसकी यूज वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब आपके पास नहीं हो तो मर थोड़ी जाएंगे, लेकिन स्कैर्सिटी इतनी है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसका जो प्रोपोर्शन है ये तय करता है कि किसी वस्तु की वैल्यू क्या होती है, प्राइस क्या बनती है। वो प्राइस का दूसरा चक्कर है, वैल्यू का दूसरा। ये जब वस्तुओं के बदलने में प्रॉब्लम आने लगी तो मनी क्रिएट की गई प्रीसियस मेटल्स में और प्रीसियस स्टोन्स में। उसको मान लीजिए हम एम नाम दें, एम जो मनी क्रिएट की गई। पहले होता यह था कि जो
कमोडिटी है आपके पास, जो वस्तु है वो पैसे में बदली जाती थी। फिर पैसे को जो हमें चाहिए उस वस्तु में हम बदल लेते थे। मतलब कहने का ये कि कमोडिटी हमारे पास है, आलू मान लीजिए हमारे पास है और हमको बकरी नहीं चाहिए, तो हम जो हमें चाहिए, मतलब आलू हमारे पास है और हमको टमाटर चाहिए और टमाटर नहीं है, और जिसके पास टमाटर है उसको आलू नहीं चाहिए, तो मैं पहले क्या करूंगा कि आलू को पैसे में बदलूंगा, फिर वो पैसा ले जाके टमाटर ले लूंगा। ध्यान देने की बात यहां ये है कि वो कमोडिटी खरीदने के लिए पैसे का उपयोग कर रहा है। और दूसरा एक्सटेंशन क्या हुआ इसका, जिसमें जो कुछ चालाक टाइप के लोग थे वो क्या करते, यहां क्या है कि एम मतलब सी माने कमोडिटी, एम माने मनी, मनी वॉज कमोडिटी वॉज चेंज इनटू मनी एंड मनी वॉज अगेंस्ट चेंज इनटू कमोडिटी। जो होशियार लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि उनको वो वस्तु नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या किया, एम था उनके पास, तो एम वॉज चेंज इनटू कमोडिटी and then commodity was again changed to M, and this M was M2। ये M2 जो है ये M से ज्यादा होता था। यहां से शुरुआत हुई। पहले वस्तु को मुद्रा में बदला गया, पैसे में बदला गया, और फिर पैसे से जो वस्तु चाहिए थी, क्योंकि वस्तु के लिए पैसे में बदला था, उसको ले लिया। होशियार लोग थे ये, जो उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो पैसा है इसको ही कमोडिटी में चेंज करो, फिर कमोडिटी को पैसे में चेंज करेंगे तो बाद वाला पैसा पहले वाले पैसे से ज्यादा था। ये जो ज्यादा है ये जो है, इसी को उन्होंने बाद में कहा ये पूंजी है। ये जो पूंजी तैयार हुई ये शोषण का कारण बनी, जिसको आज हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने पैसा लगाया है तो उस पैसे का जो उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, वो टोटल जो इनकम है उसको डिवाइड करता है। कैसे, आप देखिए उसको। एक तो रेंट कहते हैं हम, जो जमीन है या नेचुरल रिसोर्सेज है या जंगल है जो भी है, उसके ऊपर जो आय होती है वो रेंट, किराया, उसका उपयोग का किराया जिसको बोलते हैं रेंट। दूसरा है प्रॉफिट, जो पूंजी आप लगाते हैं उससे प्रॉफिट आता है। और तीसरा है लेबर। लेबर माने जो लोग श्रम करते हैं। अब इसमें देखिए एक और चीज उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ी है, टेक्नोलॉजी भी जोड़ी है, लेकिन वो बहुत लेटेस्ट है, वो बहुत पहले का नहीं है। इसमें क्या है कि लेबर को उन्होंने तय कर दिया कि लेबर को, जो कोई भी इकोनॉमिस्ट हो, एडम स्मिथ से लगा के और अभी मॉडर्न तक, सैमुअलसन तक सब ये बोलते हैं, लेबर को उतना ही दिया जाना है जिससे कि वो सबसिस्टेंस लेवल पर बना रहे। वो मरना नहीं चाहिए, उसको जिंदा रहना है, और पूंजी का शेयर बढ़ना चाहिए। तो जितना ज्यादा पूंजी का शेयर होगा तो पूंजी के पैरेलल जो इनकम है वो प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट में आ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। वो कंसंट्रेशन जो पहले एम वाज चेंज इनटू कमोडिटी एंड अगेन कमोडिटी वाज चेंज इनटू M2, वही फेनोमेना है। और इसमें क्या है कि जो रेंट है ये फिक्स्ड है, लेबर को सबसिस्टेंस लेवल पर रखना है। अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है, लेबर बढ़ जाता है, तो सबसिस्टेंस लेवल डाउन करना है उसका, क्योंकि हमें ज्यादा लेबर उपलब्ध है। वो जो भाई ने बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज में 3,500 कैलोरी, कितना बताया, 3,600, हमारे यहां उन्होंने 2,700 बताया, मुझे 2,400 ही मालूम था, शायद बढ़ा दिया हो अभी, क्योंकि 2,400 शहर के लोगों के लिए और 2,200 जो है गांव के लोगों, मतलब गांव के लोग कम खाएं तो भी जिंदा रह जाएंगे। कानून वही है, सिद्धांत वही है, जबकि लेबर उनको ज्यादा करना है। शहर वाले क्या लेबर करते हैं। अब ये जो बना, अब देखिए इसमें शेयर कैसे जाता है सबका। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए लॉजिकली पूरी इकोनॉमिक्स खड़ी हो गई, सारी थियरी बन गई इसी पे। होल ऑफ द इकोनॉमिक्स, टोटल इकोनॉमिक्स जो है वो 3 प्रॉब्लम्स को हल करने का दावा करता है। सारी इकोनॉमिक्स 3 ही प्रॉब्लम पर सेंटर्ड है। वन इज प्रोडक्शन, अदर इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड वन इज कंजम्पशन। क्या कंज्यूम करना है, उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, फिर प्रोड्यूस हो गया तो उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, सारी इकोनॉमिक्स इसी में है। ध्यान रखिए कि ये तीनों ही चीजें एक ही जगह से कंट्रोल हो रही हैं, एंड दैट इज कैपिटल।
क्योंकि जो लेबर वाली इकोनॉमी है, जो अपनी इकोनॉमी है, उसको मैं बाद में आऊंगा। अभी जो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उसी को जरा ध्यान से सोचिए, मनी को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आगे आने वाले डिस्कशन में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जो चेंज थियरी शुरू हुई उसमें जैसे आज आपको कहा जाता है ना कि हिंदुस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। क्यों है? लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब समझते हैं क्या है लेबर प्रोडक्टिविटी का? कि जो पर लेबर है वो प्रोडक्शन कम है। ये नहीं बताते हैं कि वो चाहते क्या है। वर्ल्ड बैंक IMF कहता है लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करिए। मायने ये है कि मोर एंड मोर कैपिटल शुड बी यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। वो ये नहीं कहेगा कि लेबर को डिस्प्लेस करना है। अभी अगर एक मशीन पे एक आदमी काम करता है, मान लीजिए कल चरखे चला रहे थे हम लोग यहां, तो एक सवाल आया ना कि ये क्या है मशीन। मैंने कहा ये सीधी सी बात है कि जो कपड़े का मिल है उसी का छोटा रूप है ये अंबर चरखा। वहां पर एक आदमी है 150 चरखे एक साथ देख लेता है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है हम ये कहेंगे कि उस लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत है, जबकि चरखे के लेबर की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। यहां पर हम ये नहीं ध्यान दे रहे हैं कि यहां पर 25 लोग एक साथ काम कर रहे थे, उनकी जीविका चल रही थी, वहां एक आदमी 24 आदमियों को भूखा मार के जिंदा था। तो लेबर प्रोडक्टिविटी जरूरी है या जितने हमारी पॉपुलेशन है उसको भोजन जरूरी है? ये प्रश्न प्रायोरिटी का है, प्राथमिकता का है। अब ये जो कैपिटल सेंटर जो केंद्रित पूंजी केंद्रित जो व्यवस्था शुरू हुई उसके लिए सिद्धांत बनाए गए। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये मौके की जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। आप लोग सभी लोग ने बजट अभी ध्यान से सुन लिया है, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है छोटे से कैलकुलेशन को समझने में। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन अतुल भाई ने बताए। मैं आपको ये जो अपना एक प्लानिंग कमीशन बना हुआ है ना, इसका काम है 5 वर्षीय योजना बनाना। ये कैसे 5 वर्षीय योजना बनाता है? एक बार जब 5 साल की योजना बना लेता है तो जैसे ही वो पार्लियामेंट में पास होता है उसको फिर अगला काम ये होता है कि तू अगले साल के 5 साल, उसके आगे की 5 साल की तू बना, उस पे काम शुरू कर देता है। हम लोग यहां बैठे हैं, आप घड़ी का टाइम देखिए केवल। मैं आपको 5 मिनट में 5 वर्षीय योजना बना के बता देता, जो ये लोग बनाते हैं 5 मिनट नहीं लगता उसके लिए। करते क्या है ये? जो जिस मॉडल पे ये खड़ा है पूरा प्लानिंग का स्ट्रक्चर हमारे यहां का, ये महालनोबिस मॉडल पे, वो करते क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो वाले हमारे यहां इकोनॉमी में कैलकुलेट किया गया है। कैपिटल आउटपुट रेशियो माने, देखिए ध्यान कैपिटल को रखिए, कैपिटल आउटपुट रेशियो माने एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितनी कैपिटल चाहिए। दिस फेनोमेना इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो टोटल हमारी इकोनॉमी का जो एवरेज है उसका 5% आता है। एक यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए आपको 5 यूनिट ये चाहिए पूंजी। अब पार्लियामेंट में तो ये डिस्कशन होता है, लेकिन कैबिनेट में जब ये पास होता है तभी ये तय कर लिया जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से पूछा जाता है, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन जो, क्योंकि वो अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर और उपाध्यक्ष होता है प्लानिंग कमीशन का, वो अलग होता है। चेयरमैन तो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष होता है प्लानिंग कमीशन का हेड एक तरीके से। वो पूछता है सर पॉलिटिकली कितना जरूरी है करना ग्रोथ रेट? तो वो कहते हैं नहीं, मान लीजिए 6% करना है। तो उन्होंने कहा 6% ठीक रहेगा। वो तुरंत बताएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आपको 5 यूनिट चाहिए, तो 6 यूनिट बढ़ाने के लिए 6 यूनिट, 30 आ गया, 6 पंचे 30, मतलब 30% हमको इन्वेस्टमेंट करना है। ये तय कर लिया, 30% इन्वेस्टमेंट तय करना है, तो करेंगे कहां से? तो उन्होंने कहा देखो कैसे करेंगे, आप कैलकुलेट कर लो। तुरंत बताता है भाई 24-25% हमारी डोमेस्टिक सेविंग है, वहां से आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर इंटरनल लोन है, वो कितना है? बोले 3-4%, वो ले लिया, कितना हो गया? बोले हो गया 26-27-28% जो भी। तो बोले फिर क्या है? इंस्टीट्यूशनल लोन ले लेंगे 1%, फिर क्या हुआ? बोले ये एक्सटर्नल लोन हो गया 1%, हो गया 30%।
अब ये आपका हो गया ये कैलकुलेशन। अभी इसको क्या करना है, बड़े बड़े 3 सेक्टर हमारे इकोनॉमी में है, जिसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर माने प्रोडक्शन की खेती वाला सेक्टर हो गया, सेकेंडरी माने जो कच्चा माल से मतलब उसमें खान वगैरह भी प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी सेक्टर वो हो गया जिसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, एंड टर्सरी वो हो गया जिसमें बैंक, बीमा, बाकी सर्विसेज आती हैं उसमें। तो उन्होंने कहा ये आपका 30% आया, इसको ऐसा करो इसमें बांटो। सबसे ज्यादा पैसा गया टर्सरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट जहां इन्वॉल्व है, शहरी लोग जहां इन्वॉल्व है, वोट बैंक जहां इन्वॉल्व है, मिडिल क्लास जहां इन्वॉल्व है, वहां सबसे ज्यादा पैसा देना है। फिर प्राइमरी सेक्टर में बच्चा खुजा दे दिया। अब विद इन सेक्टर वालों को कहा कि इसमें प्रायोरिटी सेक्टर आपको तय करना है, आप कर लो। तो उन्होंने तुरंत उस हिसाब से कि भाई पावर में इतना करना है, कोयले में इतना करना है, आयरन स्टील में इतना करना है, इसमें इतना करना, वो सेक्टर वाइज कर लिया। वही 30% डिवाइड करना है। आपको सेक्टर को जितना मिला उसको विद इन द सेक्टर डिवाइड कर लिया और ये प्लान आपका तैयार हो गया। मुझे लगता 5 मिनट नहीं लगा होगा प्लान बनने में। ये जो प्लान है ये हमारी खोपड़ी पर रखा जाता है कि इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें कर्जा लेना है, इस प्लान को पूरा करने के लिए हमें ये करना है, हमें वो। आपको मालूम है 0.43% क्या भी एजुकेशन का बताया था। आप अगर थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, वो स्कूल की संख्या बता रहे थे अतुल भाई, कम हो गई। लेकिन ये जो 0.43% है ये कहां खर्च होता है, जब ये देखेंगे तो पता चलेगा ये तो IIT, IIMs, मेडिकल्स, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यही खा जाते हैं। हम लोग इस कल्पना में है गांव के स्कूल चलते होंगे इनसे। जो आपने कहा ना सोशल सर्विस, बताऊं काय में खर्च होता है सोशल सर्विस, उसमें रखा जाता है गरीब लोगों के इलाज के लिए। प्राइम मिनिस्टर अपना घुटना ठीक करवा लेता है उस पैसे से। पैसा रखा जाता है गरीबों की सुविधा के लिए। उसमें ये प्रावधान कर दिया जाता है कि सभी चीफ मिनिस्टर्स को परमानेंट मकान दिए जाएंगे, उससे मकान बन जाते हैं। इनको फेलोशिप दी जाएगी, फेलोशिप उनको दी जाती है जो मंत्री और उनके बेटे हैं उनको है। तो ये जो सोशल सर्विस का पैसा है ये सोशल सिक्योरिटी नेट में नहीं खर्च होता। खैर मैं सिद्धांत की बात आता हूं, वो बजट की बात पे नहीं जाता। ये जो प्लानिंग का सिस्टम बना, इसमें ध्यान ये रखिए कि ये इकोनॉमिक्स कौन डेवलप कर रहा है। ये इकोनॉमिक्स वो लोग डेवलप कर रहे हैं जहां लोग नहीं है या कम है। दूसरा, लूट का पैसा आ रहा है। ये सारी इकोनॉमिक्स जो है वो 1750 के बाद की है और हिंदुस्तान की गुलामी 1750 के बाद अंग्रेजों से शुरू हुई। यूरोप में जो लूट का पैसा बरसना शुरू हुआ है वो 1500-1600 से बरसना शुरू हुआ है। अब ये जो लूट का पैसा आ रहा है, पूंजी आ रही है, तो जिसके यहां जो चीज ज्यादा होती है उसी चीज को वो ऐसे प्लान करता है कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। हमारी तरह मूर्ख थोड़ी है। तो वो जो पूंजी आ रही है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो उसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो कम से कम आदमी जिस प्रोडक्शन प्रोसेस में लगेंगे वो प्रोडक्शन प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना है। और वो क्या कि जिसके पास ज्यादा पूंजी है वही ज्यादा प्रॉफिट भी कमाए। तो नियम ये बना है कि जो प्रॉफिट का शेयर है वो एंटरप्रेन्योर तय करेगा, बाकी की चीज जो लोग हैं उनके लिए भी एंटरप्रेन्योर ही तय करेगा कि लेबर को कितना मिले सबसिस्टेंस लेवल पर। मरना नहीं चाहिए, मर गया तो काम कौन करेगा। रेंट उतना ही जिससे कि हम उसको उस धंधे में लगाए रह सकें। थ्योरी बहुत है उसमें, अपॉर्चुनिटी कास्ट वगैरह की थ्योरी है, मैं उसमें नहीं जाता, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। ये जो चीजें देखिए कि प्रॉफिट वो तय करेगा, बाकी की चीज भी वो ही तय करेगा। तो निश्चित रूप से वो अपना हिस्सा अगर 3 हिस्से में टूटती है टोटल इनकम तो कौन तय कर रहा, वही कर रहा। तो दूसरे का हिस्सा कम से कम हो इसका प्रयास वो हमेशा करेगा। तो निश्चित ये तय हो गया कि जो पूंजीपति है वही आगे बढ़ेगा, उसी के पास पैसा जाएगा, बाकी के लोगों को तो नहीं जाएगा। लेकिन इसी चीज को थोड़ा और अगर घुमा के समझाऊं आपको तो देखिए सिस्टम कैसे ये फंक्शन करता है, गरीब को गरीब कैसे बनाता है। एक उदाहरण से, अभी अतुल भाई बता रहे थे इनकम टैक्स की बड़ी प्रॉब्लम है, सब उनके पास इनकम टैक्स वाले आते हैं, मेरा बचाओ मेरा बचाओ। वो एक भाई राजू भाई बताते ना, दान देते तो 4 लगाते वो चार्टेड अकाउंटेंट। मैं उनका क्या करूं जिनकी इनकम बचाने का कोई रास्ता नहीं है। आप जानते हैं इनकम टैक्स कैसे लगता है। एक आदमी, देखिए कैलकुलेशन कहां है, एक आदमी को 100 रुपए इनकम होती है, एक आदमी को 50 रुपए, सीधा हिसाब है, कलम जोड़ने लगाने की जरूरत नहीं है।
जो आदमी की इनकम 50 रुपए है, वो 50 रुपए का डेली सामान खरीदता है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उसकी 100% इनकम टैक्सेबल हो गई, क्योंकि जो सामान वो खरीदता है सब पे टैक्स देता है। गरीब आदमी सबसे ज्यादा टैक्स देता है, परेशानी अमीरों को ज्यादा हो गई है, क्योंकि वो इनकम के नाम पे लिया जाता है। जो इनकम के नाम पे नहीं लिया जाता, क्या वो टैक्स नहीं दे रहा है क्या? 100 रुपए जो दे रहा है वो भी 50 रुपए का सामान खरीदता है, वो तो 50% इनकम पे टैक्स दे रहा है। जिसकी 1000 रुपए है वो भी खाने पर, क्योंकि खाने पर खर्च करने की एक सीमा है, उससे ज्यादा आप नहीं खर्च करेंगे। मतलब आप 10 कुंटल गेहूं थोड़ी खा जाएंगे भाई, अगर पैसा ज्यादा हो जाए तो 1 से 1.5 हो जाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन 10 थोड़ी खा लेंगे। लेकिन कारें तो 2 लाख से लेकर, और अभी मैं पढ़ रहा था कोई 60-70 लाख की कार आ गई है, वो कई लोगों ने बुक करा ली। 4 करोड़ की बजाय, हाँ 4 करोड़ की बजाय, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को ध्यान में रखिए कि ये जो सारे तंत्र खड़े किए गए हैं, उनके पीछे का जो लॉजिक है वो ये कि पैसा पैसे वाले के पास ही जाना चाहिए। वो डेवलपमेंट जो है वो दूसरी चीज है, उसको लोगों के विकास से मत जोड़िए। ये सारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो खड़ा हुआ है वो जो पूंजी पर आधारित है, तो पूंजी के ही संरक्षण और पूंजी के ही पोषण के लिए है। उसमें वो ये अभी मैं इनके सवाल का भी जवाब दे दूंगा उसी में, महावीर भाई के, कि पैसा कहां जाता है। अब आप थोड़ी देखिए इसको कि जब मनी सर्कुलेशन में आई तो एक देश के लोगों ने पहले उसी देश के लोगों को लूटा ना। तो जब वहां सैचुरेट हो गया मामला कि कुछ पूंजीपति बचे, बाकी गुलाम हो गए, मतलब इजिप्ट वगैरह की पॉपुलेशन तो 80-90% गुलामी थी ना, तो दूसरी जगह जाना है, तो वहां कुछ दूसरी मुद्रा चलती है, तो उसके साथ कुछ संबंध तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो चूंकि मेटल करेंसी थी इसलिए बहुत दिक्कत नहीं थी, तो मेटल करेंसी नहीं थी तो उसको करेंसी को चेंज करना है दूसरी करेंसी में जो इजीली अवेलेबल हो। कहते हैं हमें वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन बढ़ाना है मनी का, जिससे ट्रांजैक्शन अच्छा हो, ये लॉजिक दिया गया। इस लॉजिक के आधार पर ये पेपर करेंसी आई। अब देखो जरा दिमाग कितना शातिर है। हिंदुस्तान में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, ये हमारे महानुभावों ने कहा नहीं ये तो बड़ी दिक्कत आती है इससे, हमें तो कागज के रुपए व्यवहार में चलाने हैं, और कागज के रुपए प्रिंट हुए। अब जरा देखिए, ध्यान में देखिए इसको क्या है। कागज का रुपया तो कुछ नहीं है, ये मेरे पास है नहीं, क्या है ये है, ये कागज का एक टुकड़ा है, इससे ज्यादा इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। इस पेन की कीमत है, इस घड़ी की कीमत है, आलू आपके घर में उसकी कीमत है, इस कागज के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है। अगर अभी गवर्नमेंट ये कह दे ये 50 रुपए का नोट नहीं चलता, आप इसको जेब में रखना पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे चूरन वाला है क्या, हटाओ। लेकिन जो हमारे यहां मुद्रा चलती थी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, उसकी अपनी वैल्यू थी। मेटल की अपनी वैल्यू है, सोना हो या चांदी, वो सिक्के में हो या ना हो उसकी कीमत है। आलू जो है उसकी कीमत है। रियल वैल्यू जो है वो केवल गुड्स की होती है, ये करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती। चलन में सोने चांदी का रुपया है, आपको सरकार से व्यवहार करना है तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। सोने चांदी का उनको दीजिए, उनसे कागज का लीजिए, उन्होंने आपको कागज दे दिया, आपसे सोना ले लिया, जहाजों भर के सोना चांदी यहां से ले गए, और हमको ये पकड़ा गए, बोले ये देखो, और हम कहते हैं कि हम तो बहुत अमीर हो गए, ये पकड़े हुए हैं हम। और ये चालाकी उन्होंने पहली बार की, और दूसरी चालाकी अभी कैसे चलती है, जो भाई ने पूछा कि ये 3-4 साल में इतना कैसे बढ़ गया हमारा कर्जा, वो आता है रुपए के एक्सचेंज रेट से। वो कैसे तय होता है उसका मैं पहले आपको सिद्धांत बता दूं, उसके बाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा सिद्धांत, कितना जस्ट है। फिर ये तय कैसे होता है वो बता देता हूं आपको। सिद्धांत ये है रुपए का एक्सचेंज कैसे तय होता है। वो ऐसे तय होता है कि मैंने आपको अभी कहा कि ये सिंपली पीस ऑफ पेपर है, हमको रियल वैल्यू जो है वो गुड्स की ही होती है, रुपए की कोई कीमत नहीं होती। इट इज सिंपली ए मीडियम, जैसा थियरी में कहा जाता है, ये माध्यम है केवल। हिंदुस्तान में मान लीजिए आलू खरीदना है आपको,
हिंदुस्तान में आलू किसी रेट बिकता है, अमेरिका में किसी रेट बिकता है। तो अमेरिका में आलू 1 किलो जितने रुपए का मिलेगा उतना ही 1 किलो अर्थात आलू हिंदुस्तान में कितने का मिलेगा, ये जो डिफरेंस है ये एक्सचेंज रेट होगा। ये थियरी है, इसका नाम है परचेजिंग पावर पैरिटी थियरी। इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, स्टूडेंट्स जो रहे होंगे इकोनॉमिक्स के उनको मालूम होगा कि एक वस्तु की, एक देश की मुद्रा जितनी वस्तु अपने देश में खरीदती है उतनी ही अगर उसको दूसरे देश में खरीदनी है तो वो कितनी मुद्रा लगेगी, जितना डिफरेंस होगा वही एक्सचेंज रेट होगा। ये तो है थियरी की बात, लेकिन होता क्या है, आप लोगों में तो ज्यादातर लोग तो समझते होंगे ना, सट्टेबाजी तो समझते होंगे ना, स्पेकुलेशन। तो ये जो स्पेकुलेशन है, जो सट्टेबाजी है, ये मुख्य होती है। आपको मालूम होगा ना, ये दक्षिण एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया की 96 में सरकारें परेशान हुई थी जब वहां की मुद्रा किसी की 800%, किसी की 700%, 2 महीने 3 महीने में। इसका अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अर्थव्यवस्था 2-6 महीने में थोड़ी बिगड़ जाती है। वो सब पैसे का खेल था। सट्टेबाजी ऐसी होती है, जिनको मालूम है उनके लिए तो कोई बात नहीं, कि जैसे ये वस्तु है, इसको मैं आपकी वस्तु है, मैं ये कहता हूं 3 महीने बाद इसका रेट ये होगा। आप कहते हैं 3 महीने बाद इसका रेट ये होगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट तो एक तो वो है जिसमें वस्तु है, मैं आपसे कहता हूं कि 3 महीने बाद खरीद लूंगा आज के रेट पे, तो आपको ये लगता है कि इसके रेट तो घट जाएंगे, इसलिए सौदा करना अच्छा है, कर लो। मुझे लगता है रेट बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं कर लेता हूं। एक जगह वो है जहां मुद्रा या सामान कोई है ही नहीं। मैं आपको मालूम है अमेरिकी डॉलर का रेट अगले 3 महीने में 50 रुपए हो जाता है। आप बोलते नहीं, ये तो 47-48 का है, ये तो 45 पे आ जाता। बोले ठीक है, तो सौदा कर लेते हैं ना। अब डॉलर कहीं नहीं है, डॉलर कहीं नहीं है पिक्चर में, बस सौदा हो गया। आपका इंटरेस्ट ये है कि उस पार्टिकुलर डेट को, केवल उस पार्टिकुलर डेट को, उस जो डॉलर की कीमत है वो बढ़ जाए अभी से, तो मुझे फायदा हो जाएगा। उसका इंटरेस्ट ये है कहिए कम हो जाए तो मेरा फायदा हो जाएगा। अब दोनों किस काम में लगेंगे, आप देखिए। ये कोशिश अफवाह फैलाने की करेंगे कि जो बढ़ने वाला है कि इसकी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो रही है। दूसरा, ये कभी नहीं कहेगा, अगर एक ने अफवाह पहले फैला दी तो वो ये कभी नहीं कहेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए गेहूं के दाम की बात है, और यहां पर गेहूं में सट्टा हुआ है, और एक आदमी जो कहता है कीमत घट जाएगी, वो ये बहुत टेक्निकली वो फैलाई जाती है अफवाह, कि वो कहता है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया ने 50 लाख टन गेहूं खरीद लिया, जहाज वहां से चल चुका। और ये मार्केट में एकदम खबर ऐसी फैलती है, अरे तो गेहूं का रेट उस डेट पे डाउन होना शुरू हुआ। जो दूसरा सट्टेबाज है, जो चाहता है बढ़ जाए, वो इसको कंट्राडिक्ट नहीं करेगा। वो ऐसी खबर देगा, जहाज तो चला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, या वो पकड़ लिया गया, उसमें कुछ हथियार मिल गए हैं तो न्यूजीलैंड वालों ने रोक लिया है उसको, अब वो गया 2-4 महीने के लिए। उसको मतलब केवल उस पर्टिकुलर डेट को है कि उसकी दिन प्राइस क्या, क्योंकि उसका डिफरेंस उन दोनों में फायदा या नुकसान करेगा। ये सट्टेबाजी की प्रक्रिया शेयर में भी चलती है, ये सट्टेबाजी की प्रक्रिया फॉरेन एक्सचेंज में भी चलती है, और मुख्य वही है। अब देखिए, जो आपने कहा कि तीन गुना कैसे बढ़ गया, इतना कर्जा ले लिया क्या? 90 में 17-18 रुपए रेट था, नहीं उसके पहले और कम था, 90 के अराउंड 17-18 में ही था। लेकिन जब उन्होंने डिवैल्यूएशन किया तो क्या हाल हुआ? रुपया अब 50 देना पड़ता है, मान लीजिए $1 के लिए। 90 में जो आपने कर्जा लिया था 1 रुपया, अब वो 50 रुपए के बराबर हो गया। आप लिया आपने 1 ही रुपया था, अब वो 50 रुपए के कारण 50 रुपए हो गया, क्योंकि एक्सचेंज रेट बदल गया। एक्सचेंज रेट इसलिए बदल गया क्योंकि आपने कानूनी रूप से अपने यहां की मुद्रा को कम किया। परिस्थितियां बदली ऐसा नहीं था, आपने नियम बनाया एक्सचेंज का, उसमें बदल दिया। वो क्यों बदला, उसके पीछे की कहानी दूसरी है, लेकिन ये जो नियम बदला है इसके कारण आपका कर्जा बढ़ गया। अब इंटरेस्ट आपको उतने रुपए में 2.5 गुना आता है, 2.5 गुने से ऊपर जाता है। ये जो कैलकुलेशन है ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि लूट आपकी होती कैसे है। जो मैंने बताया कि रुपया देके और ले गए थे वो हमारा सोना चांदी,
तो ऐसे ही अगर ये 50 रुपया, मतलब पहले 18 रुपए का सामान हिंदुस्तान से जाता था $1 में, अब डॉलर एक ही आता है, सामान 50 रुपए का चला जाता है, तो हम लोग गरीब नहीं होंगे तो क्या होंगे? हाँ, वो तो ये होने ही वाला है कि जबकि मैंने आपको कहा कि रियल वैल्यू जो है वो गुड्स की है, रुपए की, इस कागज के टुकड़े की है ही नहीं। लेकिन हम किस में हैं? डॉलर में, हम रुपए में। आप ध्यान से सोचिए अगर थोड़ा सा, तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो WTO जिससे बना वो गेट नाम का संगठन, वर्ल्ड बैंक, ये IMF, ये बने कब? तो आपको ध्यान में आएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, बस उसके बाद ही ये सब खड़े हुए। तो ये क्यों बने? बने इसलिए हैं क्योंकि यूरोप ध्वस्त हो गया, अमेरिका बचा रहा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जो मॉडर्न, जिसको मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है, एक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है जो है यूरोप से रिलेटेड, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी। दूसरा, उससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉडर्नाइजेशन का, वो 45 के बाद अमेरिका लाया, इसलिए अब मॉडर्नाइजेशन का जोर है। तो वो जो मॉडर्नाइजेशन है वो ये है कि बिना कुछ किए लोगों की लूट कैसे की जाए, दिस इज मॉडर्नाइजेशन। और जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का शोषण करके लेबर को कम से कम पैसा देके कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए, ये डेवलपमेंट है। तो मॉडर्नाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने ये 3 संस्थान खड़े किए। कारण क्या था? कारण ये था कि यूरोप को खड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत थी, यूरोप ध्वस्त हुआ था, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक बनाया। क्योंकि पैसा चाहिए, डॉलर बहुत ज्यादा छापना पड़ रहा था उसको, तो उसको लगा इन्फ्लेशन बहुत हमारे यहां आ जाएगा। क्योंकि उस समय के इकोनॉमिस्ट ने वो पूछा था सवाल पार्लियामेंट में कि अगर लोगों ने ये पैसा वापस देना शुरू किया तो हम क्या करेंगे, हमारी तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। उसने कहा वापस लेगा कौन? लेना किसको है? ये कागज का रुपया देके एक बार आपको जिंदगी भर आपसे सामान लेना है, तो रुपया वापस किसको लेना है? कभी नहीं लेना। 10 साल का 20 साल में, 20 साल का 50 साल में, उसमें भी कंडीशंस लगाते लगाते आपका शोषण और करते जाएंगे। ये पूंजी को घेरने की व्यवस्था, पूंजी को के हिसाब से देश, पूरी दुनिया को घेरने की व्यवस्था यहां से शुरू हुई। तो गैट बना व्यापार के नियंत्रण के लिए, IMF बना पैसे के लेन देन को बराबर रखने के लिए, अकाउंट मेंटेन करने के लिए, और वर्ल्ड बैंक बना इस पैसे को कैसे यूरोप में समुचित रूप से उपयोग किया जाए, जो पैसा हम दूसरी जगह से कलेक्ट करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, यूरोप के लोग तो होशियार थे, क्योंकि भाई बंद है, वो अमेरिका और वो वाले एक ही जाति के हैं, एक ही विचार के हैं, समझते हैं कि ये कौन सा गेम खेल रहा है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना बंद कर दिया, लिया ही नहीं उन्होंने। बोले हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, इसमें डेवलपमेंट में खर्च करेंगे। तो जैसे उन्होंने चिल्लाया डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, अमेरिका को समझ में आ गया तुरंत, ये समझ गए हमारी बात। उन्होंने कहा ठीक, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनका डेवलपमेंट करेंगे। समझ गए वो, अमेरिका समझ गया, ये मेरी बात जान गया, इसको लूटा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कहा इस पैसे तो हम डेवलपमेंट करना है, तो हम भी पैसा लगाएंगे इस बैंक में। उन्होंने पैसा लगा दिया, मर रहे थे तब भी पैसा लगा दिया। तो ये समझ गया कि ये बात मेरी समझ गए हैं, तुरंत उसने जो है, आप देखिए ध्यान से, उस समय 50 के बाद से पूरी दुनिया में इन्होंने एड देने का धंधा शुरू किया। और ये बात आके समझ में आई है 70 के दशक में कि ये एड बहुत खराब चीज है, क्योंकि वो टाइड एड थी। यूरोप ध्वस्त हुआ था, तो यूरोप को अपना सामान भी तो बेचना है ना, तो वो कैसे बेचा जाए? ऑब्सोलेट मशीनरी जो कुछ भी था, जैसे अपने आया ना आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आई अपने यहां 60 के दशक में लगी, टर्न की सिस्टम से। मतलब टर्न की सिस्टम ये होता है कि उनके इंजीनियर आए, अपनी मशीनरी लेके आए, अपने आदमी टेक्नीशियंस लेके आए, उन्होंने खड़ी की पूरी इंडस्ट्री, बटन दबाया बिजली का, चालू हो गई, ये देखा, उन्होंने बाहर निकले, गेट बंद किया, ताला लगाया, चाबी आपको दे दी। दिस इज कॉल्ड टर्न की सिस्टम। आपको कुछ नहीं मालूम ये कैसे चलता है, आपको कुछ नहीं पता, बस ये है कि इधर से आयरन ओर डालोगे, यहां पर कोयला डालोगे, इधर से लोहा निकलेगा। आप ऑपरेटर हो गए, आप चला रहे, जैसे हम लोग कंप्यूटर के ऑपरेटर हैं आजकल। तो वो क्या है कि वो जो टेक्नोलॉजी थी 60 के दशक में लगनी शुरू हुई, 70 के दशक में वो बीमार हो गई। अभी तक जो लोहा पैदा कर रहे वो हमारे यहाँ जो कास्ट आती है, जापान जहां आयरन ओर होता नहीं है उससे कम आती है, उससे ज्यादा आती है। तो जापान का लोहा हमारे यहाँ बिकता है, उनका नहीं बिकता। उनकी एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ टाइड एड के नाम पर आ गई, और हमारे यहाँ की जो सामान है वो उसी एड में चला गया। ये है धंधा। अब आप सोचिए इसको,
गैट काहे के लिए बना? गैट इसलिए बना कि वो इनके व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करे, जिसको आज WTO कहा जा रहा है। ये तीनों की तीनों संस्थाएं पूंजी के केंद्रीकरण पे खड़ी थी। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, तो मनी का रोल बहुत बड़ा है, फॉरेन एक्सचेंज का रोल बहुत बड़ा है, प्रोडक्शन प्रोसेस का रोल बड़ा है, और जब ये दोनों चीजें एक जगह सेंट्रलाइज हो जाएं तो डिस्ट्रीब्यूशन तो अनइक्वल होने वाला ही है। वो तो बराबरी का हो ही नहीं सकता ना, कोई तरीका नहीं है उसका कि प्रोडक्शन एक जगह होगा। इसका मतलब नेचुरल रिसोर्सेज बाहर से वहां आएंगे, लोग काम करने वाले बाहर से वहां आएंगे, वहां सामान इतना बनेगा जो उनसे ज्यादा, मतलब उनके उपयोग से ज्यादा बनेगा, फिर उसको सब जगह बेचना है, सब जगह भेजना है। तो जितने हाथ वो बदलेगा उतना ही प्रॉफिट मार्जिन या अपना अपना कमीशन उसमें जुड़ता जाएगा, वस्तु की कीमत ज्यादा होती जाएगी और आपकी इनकम दूर वाले की उतने पैसे से कम होती जाएगी। IMF बना है जो तमाम देशों के बीच में व्यापार होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पैसे की दिक्कत न हो, पैसे की कमी के कारण, मैं उस पर आ रहा था अभी, आपने बीच में प्रश्न पूछ दिया, मैं गैट से उस पर आ रहा था अभी। तो जो पैसे की दिक्कत, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है कि रुपए न हो या डॉलर नहीं हो आपके पास तो आप व्यापार नहीं कर पाए, इस चीज को रोकने के लिए मैंने कहा ना, वहां अमेरिका में बहुत इन्फ्लेशन आ जाता। IMF नाम की संस्था खड़ी की गई इसलिए कि एक देश अगर दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसका एक अकाउंट मेंटेन होना चाहिए कि कितना पैसा इसको देना है, कितना पैसा इसको लेना है। ये मैंने आपको अभी नोट का किस्सा बताया था, अब मैं आपको जादू का किस्सा बताता हूं, लूट का। ये जो IMF करता है कि बिना पैसा दिए भी, मतलब डॉलर आपके हाथ में आ गया तो अमेरिका से कुछ भी खरीद सकते हैं, बिना पैसा दिए ही आपसे कैसे सामान ले लिया जाए, इस जादू का नाम है IMF। बाई स्ट्रोक ऑफ ए पेन मनी वॉज क्रिएटेड इन 1975। कलम से, केवल कलम से फिगर बढ़ा के 1975 में IMF में SDR नाम का अकाउंट खोला गया, जिसको SDR डॉलर कहते हैं। SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ड्राइंग राइट्स का माने जैसे बैंक में होता है ना कि आप इतना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे बताया ना उन्होंने लिमिट बन जाती है व्यापार में कि आप, हाँ वो क्या कहते हैं उसको, टर्मिनल नेम, उसका जो टेक्निकल नेम है CC। तो आपके जो है कोटा बंधा हुआ है कि इतने कोटे के बराबर आप पैसा, लेकिन पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होता। ध्यान दीजिए, केवल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री होती है उसमें, कोई पैसे का कहीं है ही नहीं। SDR नाम का इधर छपा हुआ कोई नोट नहीं है, कोई डॉलर नहीं। तो जर्मनी से आपने सामान खरीदा, जर्मनी को आपको पैसा देना है, जर्मनी आपसे सामान खरीदे तो उसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जर्मनी अगर आपसे सामान नहीं खरीदता, आपने कोई सामान अमेरिका को दिया, अमेरिका से पैसा जर्मनी को लेना है तो वो अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इस खेल को? दोबारा से बताऊं, आपने कोई सामान जर्मनी से खरीदा, उसको पैसा देना है आपको। अमेरिका से आपने सामान लिया, आपने सामान दिया, उसको पैसा देना है। तो ये भारत को पैसा इससे लेना है, ये इधर एडजस्ट करेगा अमेरिका के साथ, क्योंकि अब पैसा देना था आपको, अमेरिका को देना है पैसा, तो वो जर्मनी वाला अमेरिका से एडजस्ट कर लेगा। आपके पास कुछ नहीं, आपका सामान जाएगा, आपको पैसा नहीं आया, आपने जर्मनी से सामान लिया था ना, तो जर्मनी वाले से एडजस्ट अमेरिका वाला कर लेगा। मतलब यूरोप की मुद्रा जब से यूरो हुई तब तो हम और भी फंस गए। वो सारे देश आपस में कर लेते हैं, हमसे सब अलग अलग लेते, हमसे जो सामान लेते हैं वो आपस में एक दूसरे में एडजस्ट हो जाता। नहीं आई बात समझ में? है? जैसे मान लीजिए, हाँ ऐसे मान लीजिए आपने जर्मनी से एक, हाँ 100 रुपए का ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का एक ट्रक, जैसा वेलजी भाई ने कहा 100 रुपए भी आ गए, ट्रक भी आ गया, 100 रुपए का एक ट्रक आपने जर्मनी से खरीदा, आपको जर्मनी को पैसा देना है? हाँ 100 रुपए। ये क्या हुआ, आपने इंग्लैंड से, आपने इंग्लैंड को मान लीजिए चीनी बेची 100 रुपए की, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें कि ये जो जर्मनी से आपको लेना था, जर्मनी को आपको देना था और इससे आपको लेना था इंग्लैंड से, वो होगा उसमें ये कि जर्मनी वाले अकाउंट से भारत से आपको देना है इंग्लैंड को, तो वो जर्मनी वाले अकाउंट में इंग्लैंड वाला कहेगा हमने भारत वाला पैसा जमा कर दिया। आई बात समझ में? हाँ, SDR नहीं, SDR रुपया नहीं है, एक मिनट,
एसडीआर रुपया नहीं है, ये केवल अकाउंट की एंट्री है। अब सपोज उसकी मुद्रा एक ही है उन दोनों की, तो उनको क्या करना है, उसको भी अकाउंट की एंट्री करनी है, उसको भी पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं करना, क्योंकि पैसे का ट्रांजेक्शन में अगली बात पे आ रहा हूं कि होने से होता क्या है। अब हो ये रहा है कि एसडीआर के थ्रू सामान तो डेवलपिंग कंट्री से जाता है, वो एक्सचेंज रेट के कारण, ध्यान में रखिए, ये आपका 2.5 गुना सामान जा रहा है, उधर से 2.5 गुना कम आ रहा है, मतलब हर बार आप 5 गुने के घाटे में हैं, और रुपया भी हमको मिल नहीं रहा, मतलब डॉलर भी हमको मिल नहीं रहा है, जो पहले मिल तो जाता था कम से कम, अब वो भी नहीं मिल रहा आईएमएफ के कारण। और ये है कि इनका कोटा बढ़ाते जाओ, तो आईएमएफ हर बार क्या करता है कि डेवलपिंग कंट्रीज का कोटा बढ़ा देता है। वो तो इंदिरा गांधी ने 80 में पहले तय किया था ना लेने को, बाद में 81-82 में मना कर दिया उसने, क्योंकि जब समझ में आया ये कहां फंसे जा रहे हैं इसमें, तो क्योंकि इसमें तो लूट आपकी आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है वो शॉर्ट टर्म का होता है, वो लोन शॉर्ट टर्म का होता है, आपको जल्दी जल्दी देना पड़ता है। ये जो एसडीआर क्रिएट किया गया, ये केवल इसलिए क्रिएट किया गया कि अब हमें डॉलर का भी या पाउंड का भी या रुपए का भी ज्यादा छापना नहीं है, उसको उसका लेन देन नहीं करना है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी। जिस देश की मुद्रा ज्यादा छपती है उसका परिणाम, जिसको हम लोग कहते हैं महंगाई बढ़ जाती है, मुद्रा स्फीति बढ़ती है। मैं जरा सा थोड़े में आपको उसका कॉन्सेप्ट बता के फिर इस पे ले जाता हूं आपको। है क्या ये? रुपया है, सिंपली पीस ऑफ पेपर, मैंने फिर आपको बताया था, जितना ज्यादा रुपया आपके पास होगा उतना ज्यादा देके आप सामान खरीदना चाहेंगे, साधारण सी बात है कि नहीं? अगर रुपया ज्यादा छाप दिया जाए, जो गवर्नमेंट छापते जाता है, भाई बता रहे थे, कुछ नहीं होगा तो डिफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे। डिफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है मालूम है? जितनी डिफिसिट आ गई उसको फाइनेंस करेंगे। हम लोगों को फाइनेंस का माने होता है कि हम लोग बैंक से पैसा लाएंगे, उधार लाएंगे। गवर्नमेंट के फाइनेंस का मतलब होता है नोट छाप लेंगे। अपने आप रिजर्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिनिमम रिजर्व सिस्टम लागू है, तो कितना भी नोट छाप सकते। गवर्नमेंट, ये आरबीआई के एक्ट में है कि गवर्नमेंट जितना कहे उतना पैसा उसको छापना पड़ेगा। पार्लियामेंट चाहे तो अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रिजर्व बैंक मना नहीं कर सकता। तो अब क्या है कि इनका जो घाटा होता है, ये खूब, ये कहते हैं ना कि इनकम हमेशा कम दिखती है, लेकिन खर्चा साल के अंत में देखिए बजट का, तो एस्टिमेटेड से हमेशा ज्यादा होता है। इनकम जितनी कैलकुलेट करते हैं उससे हमेशा कम आती है, खर्चा जितना कैलकुलेट करते हैं हमेशा उससे ज्यादा होता है। ये आता कहां से है? तो ये आता है डिफिसिट फाइनेंसिंग से। डिफिसिट फाइनेंसिंग माने आपको ज्यादा नोट छाप लिया, ज्यादा नोट छाप लिया तो उसका मतलब ये होगा कि आपके पास ज्यादा रुपए आ गए गिनती में। अब आपकी जेब में 100 रुपए की जगह मान लो 150 हो, और आलू पहले आप 1 किलो लाते थे 100 रुपए का, अब मिलता है 150 का, तो लेंगे कि नहीं लेंगे बताइए? लेंगे, क्योंकि 150 है हमारी जेब में। ये है महंगाई। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं उनको महंगाई भत्ता 2 साल में, 1 साल में मिल ही जाता है, 1 साल 1.5 साल बाद में, लेकिन जो बेचारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं वो मारे चले जाते हैं। अब ये इन्फ्लेशन अगर हमारे यहां आ जाए, हमारी मुद्रा में आ जाए, भारत की मुद्रा में आ जाए, और उसकी मुद्रा में, डॉलर की मुद्रा में नहीं आए, तो क्या होगा? जो मैंने कहा ना, ज्यादा रुपए देकर कम वस्तु ले रहे, तो अब डॉलर का रेट उसी हिसाब से रुपए के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो जो आपके यहां 10% से अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन हो गया, तो आपकी 10% चीजें ज्यादा जानी शुरू हो गई और 10% बाहर से कम आएंगी। जो डिवेल्युएशन में हुआ था वही इन्फ्लेशन में होगा। मतलब रुपए के खेल में फिर वस्तुएं ज्यादा जानी और कम आनी शुरू हो जाएंगी। एक उदाहरण आपको बताऊं कि कितना बड़ा ये फंसाया गया इस पूंजी के चक्कर में। ये एक उदाहरण से आपको बात समझ में आ जाएगी। ये क्या नाम है इनका, जो गल्फ कंट्रीज है ना, तेल निकालते हैं, तो उनके यहाँ क्या है, सारी गल्फ कंट्री, केवल ईरान इराक ही नहीं, जिनके यहाँ तेल है, उनके यहाँ बेचारों के यहाँ तेल है या रेगिस्तान है। परेशानी ये है। और तेल जो है उसको पीला सोना कहा ही जाता है। वो क्या, कौन सा सोना कहते हैं उसको? हाँ, काला सोना, पता नहीं, खैर कोई सोना कहते हैं उसको। तो क्या है कि ये जो पेट्रोलियम निकलता है वहां से, यही उनकी आय का मुख्य साधन है। और खूब कस के उन्होंने एक कार्टेल अपना बना लिया है, और वो जो चाहते हैं जितना उत्पादन करते हैं और जितना चाहते हैं उतनी पैसे कीमत रखते हैं। अमेरिका और यूरोप के लोगों को ये लगा कि भाई ये जो चक्कर ये है कि हमको तेल तो बहुत चाहिए, क्योंकि कोयले की टेक्नोलॉजी से जब वो इंजन इसकी तेल की टेक्नोलॉजी पर गए, तो तेल की टेक्नोलॉजी भी तो बहुत चाहिए, हमको अपनी पूरी मशीनरी चलाने के लिए तेल चाहिए। तो इनके यहां हमारे डॉलर बहुत जाएंगे, और इनके यहां से ये जो खरीदते हैं हमसे, वो तो बहुत कम सामान कंजम्पशन का खरीदते हैं। तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा, हमारे यहां लिक्विडिटी कम हो जाएगी मुद्रा की, इसके लिए कुछ करना चाहिए। इन्होंने इनको बुलाया, सबकी मीटिंग हुई, और इन लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने इस तरह से सेमिनार और ये चीजें करके इनको कैलकुलेट करके बताया कि देखो, हमने बड़ी अच्छी सैटेलाइट ऊपर छोड़ी हुई है आसमान में, वो जमीन के नीचे क्या है वो सब बता देती हैं।
तो ऐसा है कि उन्होंने बताया है कि आपके यहां जो तेल है पूरा गल्फ में वो 2050 तक के 2050 तक के लिए है। तो 2050 के बाद आप लोग क्या करेंगे फिर? तो कहा हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं, हम तो निकालते जा रहे, हमारी तो सेटेलाइट नहीं थी, हमको मालूम नहीं था। ये तो अच्छा किया आपने बता दिया कि 2050 के बाद हम क्या करेंगे। तो बोले आप ही बताओ ना क्या करेंगे, आप तो इतना जानते हैं तो आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा देखो ये जो तुम्हारी अभी कमाई हो रही है इसी कमाई को आप हमारे यहां लगाओ, तो क्या होगा कि आपका जो जब से तेल खत्म हो जाएगा तो उसी इनकम से आपका खर्चा अच्छा चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात सही कही आपने। अब देखो तेल खरीदा, डॉलर आया, डॉलर वापस उसकी बैंक में इन्वेस्ट हो गया, तेल चला गया। आई बात समझ में? तेल खरीदने के लिए उसने डॉलर दिया, वो तेल वहां गया, इसने क्या किया कि डॉलर उसी की बैंक में जमा कर दिया। सद्दाम हुसैन का कितना रुपया हड़प कर लिया अमेरिकन बैंकों ने, आपको याद ही होगा। अच्छा 2050 के बाद तेल नहीं रहे और वो कहे अच्छा मैं नहीं देता पैसा आपका बैंक में मेरी जमा, क्या करेंगे आप? तो ये है मनी का चक्कर, इस आधुनिक पूंजी का चक्कर, जो पूरी तरीके से ऐसा सिद्धांत बनाते हैं कि पढ़ने पर आपको ये लगेगा कि इस सिद्धांत से हमारा फायदा ही फायदा है, लेकिन एंड इफेक्ट उसका ये दिखेगा। सारी थियरी जो डेवलपमेंट की है, मैंने तो केवल आपको हेरल्ड डोमर मॉडल जिसपे महालनोबिस मॉडल बना है, अपना देश की प्लानिंग होती है, केवल उसी के बारे में बताया। जितने भी डेवलपमेंट के हमारे यहाँ मॉडल पढ़ाए जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में, जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, मैं पढ़ा हूं उसको, मैं मास्टर्स डिग्री उसी में लिया, तब तक मैं भी उसको बहुत अच्छा मानता था। ये तरीके कितने अच्छे हैं। मैंने एक चीज आपको बताते बताते छोड़ दी थी कि जब एड से लोग समझ गए कि इसमें लूट है, तो एक कॉन्सेप्ट दिया गया, एड नहीं हमें ट्रेड चाहिए, और ट्रेड इज ए इंजन ऑफ ग्रोथ। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आया सामने कि सब उसके पीछे पागल हो गए, अब तो ट्रेड ही बढ़ाना है, और ये समझ नहीं पाए कि मामला क्या है। हुआ ये देखिए कि ट्रेड इज ए इंजन ऑफ ग्रोथ, ये 70 का मुहावरा है। 75 में एसडीआर क्रिएट कर दिया गया, पेन की एक नोक से मनी क्रिएट कर दी गई। 80 में आके लिबरलाइजेशन का दौर अंधाधुंध बढ़ गया, क्योंकि 70 में ही इंग्लैंड में शुरू हो गया वो खेल। 80 तक आते आते 85 तक पूरा मार्गरेट थैचर ने लिबरलाइज कर डाला। उसके बाद 86 में उरुग्वे राउंड शुरू होता है। उससे पहले अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स की एक मीटिंग कमेटी बैठती, उनसे पूछते उरुग्वे राउंड ट्रेड का शुरू होने वाला है, आपकी डिमांड्स क्या है। उसमें आईबीएम और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब ये फाइजर वगैरह जो दवा बनाती हैं, सब उन लोगों ने कहा हमें कुछ चीजें चाहिए, ये आप ट्रेड में करवा लीजिए। उरुग्वे राउंड की वार्ता में तो पेटेंट उसमें सबसे था, ट्रिप्स था, ये सारी चीजें थी, जिसके आधार पर डब्ल्यूटीओ बना। तैयारी ये पिछले 30 साल की है, ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से भारतीय अर्थव्यवस्था में वो गल्फ वार की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था गिर गई तो क्या करें, लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ेगा। ये तो क्रिएट किया गया ना, ये वार तो क्रिएट किए जाते हैं, वार होते थोड़ी हैं। वही सीआईएम कहती है इराक को कि तुम्हारा तो कुवैत कभी हिस्सा था, तुम क्यों नहीं कब्जा कर लेते, हम तो तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो, ये है। और जब वो चढ़ बैठता है उसके ऊपर, पिछले 10 साल से तो अमेरिका मदद कर ही रहा था ना उसकी, जब चढ़ बैठा तो वो उसके ऊपर 28 देश लेके आ गया। अब बेचारा वो कह नहीं पाया कि ये तो सीआईए वालों ने कराया था, अब उसको पीटना था तो अब पीट लिया। ये जो तरीके हैं कि इकोनॉमी कैसे बिगाड़ी जाती है, जैसे ईस्ट एशियन देशों की बिगाड़ी गई थी, ऐसे ही है। वो महातिर उसके एक रिपोर्ट है धर्मपाल जी के पास, उसका भाषण है, मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर है, उसमें जो वो बात अभी कह रहा है वो बात क्या तब नहीं थी, तब भी थी, लेकिन तब नहीं कह पा रहा था। अभी जो बात समझ रहे हैं वो अभी समझ रहे हैं। वो हांगकांग में एक आदमी बैठकर पूरे ईस्ट एशिया की मार्केट को कैप्चर कर लेता है और ये कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता, समझ में खूब आता है, लेकिन सभी फंसे हुए हैं। क्योंकि जब तक इंडोनेशिया में लकड़ी थी उनके काम के लिए, तब तक जो है जरूरी था, फिर आग लगनी ही थी उसमें। और मजे की बात यह, आग कोई बुझा नहीं पाया, अमेरिकन भी आग नहीं बुझा पाए, आग तो ऐसी लगाई क्योंकि बुझाना नहीं है, क्योंकि अब लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों की लकड़ी का उपयोग करना है। वो जैसे सब्जी फेंक देते हैं ना समुद्र में, वही। ये जो पूंजी के साथ प्रॉफिट का संबंध है, ये पूरी इनके अर्थशास्त्र को चारों तरफ से ताना बाना देता है। इसी ताने बाने पर
पूरी की पूरी अर्थशास्त्र की लॉजिक खड़ी है। और यही ध्यान में रखकर इन चीजों को अगर आप सोचेंगे तो डेवलपमेंट का अर्थ समझ में आएगा। जो अतुल भाई बताते हैं ना कि फ्लाईओवर बने हैं जो नागपुर में अभी लेटेस्ट में, वो बताते हैं कैलकुलेशन उसका कि पर हेड कितना देना है आप सबको। आपको लगता है आपका विकास हो गया, आपकी और गरीब आप होने वाले हैं, क्योंकि जो सामान उसमें यूज हुआ वो सब बड़ी बड़ी कंपनियों का है या विदेशी कंपनियों का है, वो जाने ही वाला है, पैसा रहने वाला नहीं है आपके पास। और विकास आपके नाम पे हो रहा है। स्कूल बंद हो रहे हैं, ये विकास हो रहा है। लोगों की इनकम कम हो रही है, विकास हो रहा है। कैलोरी आपने घटा दी हमारे यहां, तो कहते हैं कि पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत कम हो गया। अगर 3600 कैलोरी में रखो तो मैं तो कहता हूं आधी से ज्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में चली जाएगी। लेकिन ये कैलकुलेशन हम सोचते नहीं। और कैलोरी में ही क्यों, खाने की जरूरत थोड़ी है आदमी की, मकान की भी जरूरत है, कपड़े की भी जरूरत है, उसको भी शामिल करिए बिलो पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन में। लेकिन नहीं, वो अर्थशास्त्र उनका नहीं बैठता, क्योंकि कंजम्पशन पे ही ये खड़ा है। ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट। और यहां याद रखिए कि ज्यादा कंजम्पशन माने ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन माने ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि शेयर उसी का सबसे ज्यादा है। इनका प्रोपोर्शनेटली शेयर गिरता चला जाएगा, उसका प्रोपोर्शनेटली शेयर बढ़ता चला जाएगा। जैसे इनकम में होता है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, टैक्स में प्रोपोर्शन आपका कम होता जाएगा। 50 रुपए वाला मैंने जो शुरू में बताया था, 50 रुपए वाला 100% इनकम पे टैक्स दे रहा है, और 100 रुपए वाला 50 पे, और 5000 वाले की तो सोचिए नहीं। फिर वो कैलकुलेशन आप कर लीजिए, मैं उसमें नहीं जाता। ये जो पूरा कैलकुलेशन है कि गरीब से गरीब को निचोड़ निचोड़ के कैसे ऊपर भरा जाए, इसको गलत साबित, मतलब इसका आवरण ढकने के लिए हमको थियरी गई थी फिल्ट्रेशन की थियरी डेवलपमेंट की। हम ऊपर विकास करेंगे, ये सही बात है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पहले ऊपर विकास करेंगे, फिर वो धीरे धीरे रिसेगा नीचे, सबको विकास मिलेगा। लेकिन अगर हमने ऊपर सोखता लगा दिया हो तो रिसेगा क्या? वो नहीं रिसेगा। ऊपर सोखता लगा दिया, हाँ, तो नहीं, उसको फिल्ट्रेशन या परकोलेशन कुछ भी नाम दे दीजिए। ये जो फिल्ट्रेशन या परकोलेशन की थ्योरी, उसका कई नाम है। ये जो परकोलेशन की थ्योरी, जैसे हम कोई ऊपर चीज पानी में भर देते हैं, फिल्टर लगा है उसमें, तो वो धीरे धीरे नीचे फिल्टर साफ पानी आता है ना, तो नीचे तक तर करता है। ये थ्योरी ऐसी थी कि उन्होंने कहा हाँ ठीक है, पहले विकास ऊपर वालों का होगा, पहले अपर इनकम ग्रुप का विकास होगा, फिर जो विकास जो होगा ना उससे धीरे धीरे रिसेगा, नीचे आएगा, सबको विकास का लाभ मिलेगा। लेकिन ऊपर तो सोखता लगा रखा था, वो पूरा सब वही सोख लेते। सोखता कौन है? बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारी। वो जो पैसा आता है वो अमेरिका जाने में खर्च हो जाता है, अमेरिकी सामान खरीदने में खर्च हो जाता है, या स्विस बैंक में जमा करने में खर्च हो जाता है। नीचे काहे को आएगा? मैं उस डिबेट में नहीं जाता कि 5 पैसे पहुंचते हैं कि 15 पैसे, उसमें नहीं जाता। अभी महावीर भाई कह रहे थे कि यहां जो शेयर बाजार गिरता है, कोई मुद्रा से संबंधित बात है, इसलिए उसको बता देता हूं, समय पूरा हो रहा है। ये जो आप कह रहे थे कि जो पैसा यहां आता है वो लेके आते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई कंपनी यहां डूबती है तो उनका भी पैसा डूबता होगा ना। आप ध्यान दीजिए कंपनी कैसे फॉर्म होती है और कंपनी कैसे फंक्शन करती है। वो कहता है कि वो यहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, यहां कंपनी लगाएगा। हमेशा जो कंपनी आती है वो सब्सिडरी कंपनी होती है, अपनी ही कंपनियों का सामान खरीद के आती है। वो करता क्या है, यहां इनिशियल कैपिटल इन्वेस्ट करता है। इनिशियल कैपिटल माने कुछ जमीन हो, ज्यादातर किराए पे लीज पे लेते हैं सबसे पहले ये लोग, उसमें बहुत पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, रेंट देना है। जमीन ले ली, उसका एडवर्टीजमेंट किया, ये हमारा प्लान है, ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ हमारा ऑफिस है, इतने कागज हैं, ये 7 प्रमोटर्स हैं, ये चलाएंगे, इसका ये प्रोस्पेक्ट है, इसका ये भविष्य है, और ये चूंकि बड़ी कंपनी इसकी पेरेंट कंपनी है, इसलिए लोगों को लगता है हाँ, मतलब अगर बिल गेट अभी कोई कंपनी यहाँ लगाए तो शेयर बिकने में कितनी देर लगेगी महावीर भाई? आप ही दौड़ जाएंगे खरीदने के लिए, चलो ये तो बहुत पक्का है। अब वो क्या है कि वो कंपनी यहां लगी, अब वो मतलब कंपनी लगी नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें एक अथराइज कैपिटल है, एक इशू एंड पेड अप कैपिटल है। जो इशू एंड पेड अप कैपिटल, जो शेयर वो इशू करता है, वो शेयर मार्केट में बेचे जाते हैं, हम ही आप लोग खरीदते हैं। कंपनी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बहुत कम पैसा लेके आई
और जो पैसा वो इन्वेस्टमेंट बता रही है, वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, वो पैसा दरअसल उसकी ही जो पेरेंट कंपनी है, उसकी बनाई हुई मशीनें, उसकी एक्सपर्टाइज, उसके मैनेजर्स, उसके मैनेजमेंट करने वाले उन्हीं का है। तो रियल में डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो हुआ ही नहीं, पैसा हमारे देश का। अब देखिए शेयर की कीमत कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे लूटा जाता है, जिसको कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। कैपिटलाइजेशन कहा जाता है जिसको शेयर का। 100 रुपए का शेयर की फेस वैल्यू थी जब बेचा गया। अब वो क्या है कि सट्टेबाजी, जो मैंने आपको बताया था, शेयर मुझे लेना नहीं है, शेयर मुझे खरीदना नहीं है, लेकिन हम दोनों मजाक कर रहे हैं, बैठ के धंधा कर रहे हैं। यार ये रिलायंस का शेयर का क्या होना 3 महीने में बता ना। तो बोले शेयर बढ़ेगा, मैं कहता घटेगा। बोले हो गया 10,000 शेयर का धंधा। बोले हो गया। अब वो उसके बारे में अफवाह फैलाता है कि बढ़ेगा, वो अफवाह ऐसी फैलाता है जिसके कारण घटेगा। ये तो खरीदते भी नहीं है। शेयर का दाम जैसे ही चढ़ा, जो होशियार खिलाड़ी है उसका, जो कंपनी का, उसके कोई मतलब नहीं है कि आपने 100 रुपए का, उसके पास 100 रुपए की पूंजी आ गई, अब आपका शेयर 1000 रुपए का, कंपनी से कोई लेना देना नहीं, उसको जो 100 रुपए पूंजी मिल गई उसी से उसका धंधा चल रहा है। बाकी का स्टॉक एक्सचेंज तो सट्टेबाजी से ही चलता है ना, खरीद बिक्री से ही। उसका उस कंपनी से क्या लेना देना। 100 रुपए का शेयर मार्केट में अगर 1000 रुपए का हो जाए तो कंपनी की कैपिटल थोड़ी बढ़ गई, उसकी बैंक में जो रुपया जमा है उतना ही जमा है। अब आप, अगर आपके पास वो शेयर है, आप किसी और को बेचते हैं तो आपको 900 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, कंपनी को कुछ थोड़ी मिलने वाला है। हाँ, कंपनी के रेपुटेशन कहते हैं बढ़ गई है। अब सट्टेबाज को रेपुटेशन से क्या लेना देना था। वो जो पैसा था, वो मान लो विदेशी कंपनी है, उसके सट्टेबाजों ने, जो जैसे हांगकांग में बैठ के उसने किया था खेल, क्या सोरेस, क्या नाम था उसका सट्टेबाज का, बड़ा सोरेस ऐसा नाम था उसका। वो मान लीजिए यहाँ विदेशी कंपनी है, उसके शेयर आपने खरीदे हुए हैं, और विदेशी कंपनी में जो शेयर आपने खरीदे हैं वो पैसा कैपिटल उसने लगाया हुआ है। अभी उसके आदमी क्या करते हैं कि उस शेयर को दूसरे लोगों ने खरीदा हुआ है, सट्टेबाज मान लीजिए खरीदा हुआ है, उसकी जो दूसरी सब्सिडरी कंपनी है जो सट्टेबाजी में, क्योंकि वो तो फाइनेंशियल मैटर्स भी देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी देखते हैं, सब उनकी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के सब कंपनियां हैं। सपोज वो करता है यहाँ से पैसा उसको उठाना है अपना, वो क्या करेगा, आपकी कंपनी का शेयर चढ़ाना शुरू करेगा। 100 रुपए का शेयर वो जानता है, क्योंकि वो चढ़ा रहा है, उसको मालूम है किस दिन तक चढ़ेगा। कल अगर उसको कल तक शेयर नहीं खरीदना है तो वो आज की डेट में शेयर को बेच लेगा। सपोज आज उसकी 1000 रुपए कीमत है, आज जैसे ही 1000 रुपए वो बेचेगा, वो 100 रुपए के 900 के फायदे में आ गया। अगले दिन से खरीदने वाला नहीं कोई शेयर, वही शेयर पटक के फिर आएगा 100 रुपए पे। आप रोते बैठेंगे कि मैं तो बर्बाद हो गया। और उसने क्या किया कि 100 का 900 कर लिया, और वो जो 100 का 900 उसने किया वो लेके फॉरेन एक्सचेंज में चला जाएगा। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल आपको शीशे की तरह साफ हो जाएगी। ये 90-91 के दौर में अगर आपको याद होगा तो बड़ी प्लांटेशन कंपनियां हमारे यहाँ आई थी। हाँ, वो 30 लाख रुपए 21 साल में दे रही थी आपको। कैलकुलेशन कितना अच्छा बैठता था, हर साल 1 लाख से ज्यादा। वाह वाह, मजा आ गया। मैं लगा दूंगा, अपनी जमीन है, ये पेड़ लगा दे। आपकी ही जमीन, आपकी जमीन पे पेड़ लगाए, उसी का फोटो खींचा, उसी को अखबार में छापा और कहा देखो इतना 1000 एकड़ हमारा प्लांटेशन है। वो शेयर मार्केट में आया और हमने हाथों हाथ खरीद लिया। ये तो 30 लाख देने वाला है 21 साल में, इसका तो क्या मजे हैं। कंपनी का आज ऑफिस भी पता नहीं है कहां है, क्योंकि वो किराए के घर में था ऑफिस। उसने रुपया समेटा शेयर का, वो निकल लिया। आपका हाथ में क्या आया, वो पेड़ का सैपलिंग लगा हुआ है वो घर में। अब आप उसको 30 साल तक से हो चाहे 50 साल तक, कंपनी का पता नहीं है। आपको अंदाजा नहीं होगा इस बात का, तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा ले गई ये प्लांटेशन कंपनियां। तो ये किस तरह की लूट महावीर भाई होती है। ये जो कुछ हमारे बड़े व्यापारी जो एक्सपोर्टर होंगे इसमें वो करते हैं थोड़ा सा खेल, ये वो तो उसके सामने नॉमिनल है। बाहर से कोई सामान मंगाते हैं, ये जो विदेशी कंपनियां मंगाती हैं तो अपनी कंपनियों से मंगाते हैं सामान, अपने मित्रों से मंगाते हैं। तो जो इनवाइस है, जो उनके यहां से बिल आता है, वो आता है अंडर इनवाइस। यहां से कम पैसा जाना, वो आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, वहां यहां से कम डॉलर जाना चाहिए। अगर हम कोई सामान, यहां वो कोई सामान मंगाती हैं, मतलब यहां से कोई सामान जाना है ओवर प्राइस, मतलब डॉलर ज्यादा जाना चाहिए, डॉलर कम आना चाहिए। इसकी व्यवस्था ये कंपनियां करती हैं क्योंकि वो जानती हैं रुपए की कोई कीमत नहीं है। डॉलर इज मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी इन द वर्ल्ड। तो ये खेल तो चलता है, लेकिन जो हमारे व्यापारी करते होंगे ये अंडर इनवाइस एंड ओवर इनवाइस में, वो तो बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि उनको तो थोड़ा विदेश उदेश घूमना है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा वहां, या वहां से पैसा ले लेंगे। लेकिन जो विदेशी कंपनियां ये तो लूट के लिए ले जाती हैं, इनका धंधा वहां नहीं है, वही है, इनका यहां धंधा नहीं है।
तो मुख्य चीज ये हमारी समझने की है, जो आप कह रहे थे कि जो पैसा यहां लाती है वो कैसे जाता है, वो पैसे जाने के ये सीधे तरीके हैं जो मैंने आपको बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और दूसरा, क्योंकि ये सब शेयर में डील करते हैं। और दूसरा जो आपने एक सवाल किया था गवर्नमेंट उधार लेती है, उसका मैं आपको बताऊं, वो दरअसल उधार लेती है पब्लिक से। वो कैसे लेती है? ये बॉन्ड जारी करती है। आप यूटीआई का बॉन्ड खरीदते हैं, किसी और का गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं वो खरीदते हैं, किसान विकास पत्र खरीदते हैं, इंदिरा विकास पत्र खरीदते हैं। ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट को कर्जे में जाती हैं। अब इसका रेशियो देख लीजिए कितना है। अब यूटीआई 64 जो था वो क्या था, यूएस 64 जब इस समय गिरा, हालत खराब हो गई कि यूटीआई गिर जाएगा। गवर्नमेंट ने पैसा लगाया फिर 5,000 करोड़ कि भाई क्यों दिया आपने उसको 5,000 करोड़, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो चलता है, घाटे मुनाफे को वो जाने, आप काहे को बीच में पड़ रहे, क्योंकि अगर वो नहीं पड़े तो उनको तो कोई ढेला नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं खरीदने वाला फिर गवर्नमेंट का, ये चलेंगे कहां से? तो ये जो इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट से ज्यादा तो हर साल आप बॉन्ड खरीद लेते हैं, और इसके कारण गवर्नमेंट जितना पैसा आपको देती नहीं उससे ज्यादा आपसे ले लेती है। आप सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट भी तो पब्लिक में जाता होगा, क्योंकि इनकम तो कुछ ही लोगों की है, और जिनकी इनकम है वो इनकम टैक्स देते हैं, और इनकम टैक्स से बचने का एक ही रास्ता है कि आप इस तरह के बॉन्ड खरीदिए। मतलब ये कि इनकम वालों से इनकम लेते जाइए, यही हुआ ना इसका मतलब। तो प्रॉब्लम तो है नहीं ना उसमें लेने में दोबारा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, हमें इनकम नहीं, हमें ये थोड़ा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि हमने ये तो खरीद लिया ना, विकास पत्र तो खरीद लिया ना, ये नहीं है, इसको टैक्स तो नहीं देना पड़ा। लेकिन कब तक कर पाएंगे ऐसा? इसलिए गवर्नमेंट इस तरह छूट दे रखी है उसने, बचते रहो, हमको देते रहो, टैक्स में भी दो, बॉन्ड में भी दो, यहां भी दो, वहां भी दो। ये है पूरा चक्र। मेरा समय समाप्त हो गया है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो करेंगे, बाद में समय मिलेगा तो। और बस में जो कैपिटल लगी है और टोटल इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन होता है उसका ये रेशियो है। मैंने आपको बताऊं, जैसे ये भी बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है जीडीपी वाला। ये क्या है कि टोटल इनकम लोगों की बराबर है टोटल एक्सपेंडिचर के। 3 मेथड है कैलकुलेट करने के, ये टोटल ये नेशनल इनकम के। एक एक्सपेंडिचर मेथड है, क्योंकि आप जो खर्च करते हैं वो दूसरे की इनकम होता है। आ रही बात आपको समझ में? मैं पूरी इकोनॉमी को ध्यान में ले रहा हूं। आप जो खर्च करते हैं वो दूसरे की इनकम होता है, या दूसरे की जो इनकम है वही आपका खर्चा है, मतलब बाकी सबका। तो ये जो चाहे खर्चे को जोड़ लीजिए और चाहे इनकम को जोड़ लीजिए, वो दोनों बराबर आएगा। अब इसमें देखिए कैसा कैलकुलेशन का मामला है। जैसे कोई महिला है, बाई है, वो मेरे घर में काम करती है, मैं उसको 500 रुपए देता हूं, वो खाना बनाने का काम करती है, तो 500 रुपए से नेशनल इनकम बढ़ जाती है। अगर उस बाई से मैं शादी कर लूं तो नेशनल इनकम 500 रुपए से कम हो जाएगी। ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी कि कम कैसे हो गई? क्योंकि अब मैं उसको कुछ नहीं दे रहा हूं। जब मैं उसको कुछ नहीं दे रहा हूं तो कोई खर्च नहीं हो रहा। नेशनल इनकम के हिसाब से देखिए, प्रोडक्शन खाना बनाने का वैसे ही हो रहा है। जो काम वो पहले करती थी वो और मन लगा के करती है। जितने साफ कपड़े पहले धोती थी उससे ज्यादा साफ अब धोती है, लेकिन नेशनल इनकम कम हो गई। वही ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया, तो सकल घरेलू उत्पाद कम हो गया। ऐसे ही दूसरी चीजों का है कि जिसमें पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं, वो कितना भी प्रोडक्टिव क्यों न हो, वो नेशनल इनकम से कोई लेना देना नहीं, जीडीपी से उसका कोई लेना देना नहीं। इस तरह का जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, दैट मीन्स कि जो प्रोडक्शन केवल कैपिटल से किया जाता है, दरअसल एक्चुअली वही जो है प्रोडक्शन है। मैंने कहा ना, पैसे और पूंजी को जरा ध्यान में रखिए। यहां पैसा दे रहे थे तो जीडीपी बढ़ रहा था, पैसा नहीं दिया तो जीडीपी नहीं बढ़ा, हालांकि हमारे हिसाब से उत्पादन हुआ। ऐसे ही आप अपने खाने के लिए कुछ बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, या किसी को खाना खिलाने के लिए, मान लीजिए आपके यहाँ देवी पूजा होती है, तो देवी पूजा में आखिरी दिन हम सबको लंगर खिलाते हैं, मान लीजिए सबको खाना खिलाते हैं पूरे शहर को, उससे जीडीपी नहीं बढ़ता। आप एक चाय की दुकान खोल दीजिए, होटल खोल दीजिए, 10 लोगों को खाना खिलाइए, जीडीपी बढ़ जाएगा। ये जो कैलकुलेशन है कि पूंजी या कैपिटल के द्वारा जो उत्पादन होता है, दरअसल वही उत्पादन है, उसी का कैलकुलेशन ये निकाला गया है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो। दरअसल हमें निकालना चाहिए था, वो मैं कल परसों बताऊंगा कि कैपिटल आउटपुट रेशियो और लेबर आउटपुट रेशियो में क्या फर्क है। आ रही बात आपको समझ में? हाँ, थोड़े कम सवाल ही करेंगे, क्योंकि हाँ, फिजिकल डेफिसिट क्या है आप ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए कि टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट by all means including internal and external loan।
and total expenditure of the government, including external and internal loan, the difference between two is a physical deficit. सकल जितनी भी आय हर तरीके से उसमें कैपिटल और प्रॉफिट, इस साल के रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू, जितने भी आय हो सकती है सब एक तरफ रखिए, सारे खर्चे एक तरफ रखिए, उसमें मतलब कर्ज देने का, कर्ज इसमें जिस तरह की जितने भी खर्चे हो सकते हैं पूंजीगत या रेवेन्यूगत राजस्व के, वो सारे एक तरफ, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फिजिकल डिफिसिट होगा। अगर खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, तो इसको कहेंगे हम फिजिकल डिफिसिट। अगर खर्चे कम हो, इनकम ज्यादा हो, तो ये होगा फिजिकल सरप्लस। बजट घाटा ऐसा है कि इसमें क्या है कि डिफिसिट जो फाइनेंसिंग है उसको जोड़ दें रेवेन्यू डिफिसिट और उसमें टोटल बजट का एक्सपेंडिचर और टोटल बजट का इनकम, तो टोटल बजट में जो इनकम का खाना है उसमें डिफिसिट फाइनेंसिंग भी आती है। बात आ रही समझ में? नहीं भाई, टोटल बजट में तो कैपिटल रेवेन्यू दोनों शामिल है ना। उन्होंने बजट घाटा पूछा ना, बजट का घाटा पूछा ना। कैपिटल डिफिसिट जो फिजिकल डिफिसिट है ये बजट डिफिसिट से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये आप एक साल की बात कर रहे हैं, मैं आपको टोटल पोजीशन की बात बता रहा हूं। ये मतलब इसीलिए तो वर्ल्ड बैंक जो है फिजिकल डिफिसिट के पीछे पड़ा है, क्योंकि उसका संबंध जीडीपी से है। ये प्रॉब्लम है, तो वो इसलिए पीछे पड़ा है कि फिजिकल डिफिसिट कम करो, क्योंकि वो फिजिकल डिफिसिट जब तक आप कम नहीं करेंगे तब तक इन्फ्लेशन वाला चक्कर नहीं चलता, क्योंकि उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप नोट ज्यादा छापो। वो बहुत गहन चक्कर है, उसमें काफी घूमना पड़ेगा फिर हमको थियरी में। लेकिन टोटल बजट जो है उसका इनकम का खाना इंक्लूडिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू, राजस्व और पूंजीगत दोनों, और इनकम जो एक्सपेंडिचर का है, तो एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा है वो बजट का घाटा है। इसी घाटे को पूरा करने के लिए बजट डिफिसिट की जाती है। मैंने पहले बताया था नोट छापे जाते हैं, लेकिन केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम को अगर जोड़ेंगे उसका जो डिफरेंस है वो रेवेन्यू डिफिसिट है। आ रही बात समझ में? टैक्स से जितना कलेक्ट करते हैं वो जो है वो रेवेन्यू, और जितना कैश में खर्च करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ये चीज जो है वो रेवेन्यू डिफिसिट हो गई, और टोटल बजट का जो डिफरेंस है वो बजट घाटा हो गया। ये फिजिकल डिफिसिट हो गई जो टोटल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है, तो इंक्लूडिंग एक्सटर्नल इंटरनल लोन। और कोई? हाँ, जो आप जैसे आपको तनख्वाह देनी है कैश में देनी है ना, और क्या तरीका है? ब्याज देना है आपको, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर पेड फ्रॉम द रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रिकरिंग समझ लिया, रिकरिंग से समझ में आता है क्या? हर साल होने वाले खर्चे जिनको आप हर साल खर्च करना पड़ता है आपको, कैपिटल नहीं है वो, तो तनख्वाह हर साल देनी ही देनी है आपको, ये खर्चा हर साल करना ही करना है। एक मिनट, एनआरआई डिपॉजिट मैंने वही कहा आपको, जो ज्यादा डॉलर प्राप्त करने का तरीका है। लेकिन ये जो एनआरआई डिपॉजिट है ये हमारे यहाँ इसलिए नहीं आता है कि बहुत देशभक्ति है, वो इसलिए आता है कि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क पड़ता है, या हमारी इकोनॉमी के इन्फ्लेशन बढ़ जाए, या हमारी इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आने लगे, तो सबसे पहले पैसा यही भागता है। अनरिलायबल मनी है ये डिपॉजिट की, और ये जो अनरिलायबल मनी है वो इतनी अनरिलायबल है कि आप ये समझ नहीं सकते कि कैसे ये घंटों में उड़ता है। क्योंकि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मनी आया ना, कि माउस की क्लिक से, बाय ए क्लिक ऑफ माउस, बिलियन एंड बिलियंस डॉलर्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हियर टू देयर विद इन ओनली 2 seconds। अब प्लास्टिक मनी से आगे चले गए हम इलेक्ट्रॉनिक मनी में। मैं बहुत मनी के बारे में नहीं जा रहा आपको, सिर्फ इतनी बताया आपको कि इसका दुष्परिणाम यही है कि उसके आधार पर अगर हमने कोई लोन लिया तो हमारी हालत ये होगी कि फिर हमें टनों सोना भर के ले जाना पड़ेगा, और टनों सोना फिर देना पड़ेगा उनको जो हमने किया था 90-91 में, क्योंकि ये तो भाग गए थे 2 घंटे में। हाँ, तो सोना देना पड़ेगा आपको। एक तरीका वो था लूट का सोने का जो मैंने शुरू में बताया था, दूसरा तरीका ये है लूट का सोने का, जिसमें हमारे भाई जो हैं, खैर उनके हित अमेरिका यूरोप में है, उनकी बात मैं नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, एक मिनट, मैं यही बता रहा हूं, मैं आपको बता तो रहा हूं ये जो थ्योरी है वो क्या है। एक मिनट में आपको, मैं थ्योरी में गया नहीं था क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाती है उसमें। ये जो भाई ने बताया
वो सिंपली मैं आपको बता रहा हूं क्या है। मोर इन्वेस्टमेंट माने मोर इनकम, मोर एम्प्लॉयमेंट। मोर इन्वेस्टमेंट माने मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट माने मोर इनकम, मोर एम्प्लॉयमेंट माने मोर इनकम, मोर इनकम माने मोर सेविंग, मोर सेविंग माने मोर इन्वेस्टमेंट। चक्कर पूरा हुआ ना। मोर इन्वेस्टमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट मीन्स मोर इनकम, मोर इनकम माने मोर सेविंग, मोर सेविंग माने मोर इन्वेस्टमेंट। आ गए ना इन्वेस्टमेंट से चल के इन्वेस्टमेंट पे। मैं वही बात आपको बता रहा हूं, मैं आपको उसके आगे बता रहा हूं, उसके आगे तो सुन लीजिए। विकास का यही तो मॉडल है ना, यही तो सोचना है। मैंने आपको पहले बताया, आप कहते हैं कि मार्केट में जो चीज आएगी वो हमारा सामान खरीदेगी, मार्केट में पैसा जाएगा। अब देखिए, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट, किसका एम्प्लॉयमेंट, किसका? यहां एम्प्लॉयमेंट माने नौकरी नहीं है, इस मुगालते में नहीं रहिए। एम्प्लॉयमेंट माने है ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन, एंड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में है नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग, एंड दिस आल्सो इंक्लूड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल टू, एंटरप्रेन्योर्स इंटरेक्ट एंड टेक्नोलॉजी। वेयर इज द शेयर ऑफ लेबर? शेयर ऑफ लेबर तो है ही नहीं, तो पर्कुलेशन किसका होने वाला है? उसी लेबर का ना, उतने ही हिस्से का ना जितने का लेबर, वही तो पर्कुलेशन होने वाला है। और जो 50 चरखे जो आदमी चलाते थे वो एक चला रहा है आदमी, तो क्या पर्कुलेट हुआ? और उसकी इनकम जो बढ़ी वो कहां खर्च करने वाला है? क्योंकि उसकी इनकम 50 आदमियों के बराबर हुई है, तो वो तो नहीं अपर मिडिल, नहीं मिडिल, तो कम से कम लोअर मिडिल में तो आ गया ना। तो वो भी वही बनने की कोशिश करेगा जो अपर क्लास है। मतलब उसकी टोटल इनकम का मोर जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो उन्हीं चीजों पे खर्च होगा जिनको लखपति करोड़पति बनाते हैं, अरबपति खरबपति बनाते हैं और उपयोग करते हैं। यस, मैंने पहले ही कहा था कि शेयर ऑफ द लेबर इज डिटरमाइंड बाय दिस कैपिटलिस्ट क्लास, और दिस कैपिटल, दिस प्रॉफिट एंड दिस मनी, ये बोथ जो है वे तीनों के तीनों एक दूसरे के सगे चचेरे मौसेरे भाई हैं। तो वो उतना ही नीचे जाएगा जितना हम चाहेंगे, उससे ज्यादा जा नहीं सकता। और आपको ये थ्योरी बताई गई है कि कैसे लाभ नीचे तक सबको मिलेगा। आने वाले 50 साल में सब लहला उठेंगे, सब हरे भरे हो जाएंगे।